नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। पीएम गति शक्ति योजना के 3 साल। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में अनुभूति केंद्र का किया औचक दौरा। योजना के तहत देश भर में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सराहना की। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मिल रही है मदद। मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस की धरपकड़ जारी। 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया एक आरोपी, दूसरे की उम्र पर सस्पेंस। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई। बेनकाब हुई किसानों के विरोध के पीछे की साजिश। बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कबूलनामा। कांग्रेस के लिए चुनावी माहौल बनाना था किसान आंदोलन का मकसद। भाजपा ने कहा, अराजकता फैलाना था आंदोलन जीवियों का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष के घर अहम बैठक। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत दूसरे बड़े नेता ले रहे हैं हिस्सा। उपचुनाव वाली 10 सीटों के उम्मीदवारों, चुनावी रणनीति पर चर्चा की उम्मीद। फिर सामने आई बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की भयावह तस्वीर। स्वतंत्र पत्रकार स्पन कुमार भद्र की सरेआम पीट कर हत्या किए जाने से सनसनी। स्थानीय कट्टरपंथी समूहों पर आरोप। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा नाम। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से कई परतें अब खुलती जा रही हैं। पुलिस ने अब तक 2 हत्यारों को पकड़ लिया है और तीसरे की तलाश जारी है। घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है, तो पुलिस भी हर एंगल से जांच कर रही है। हत्याकांड के बाद से राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले इस घटना से राज्य की पूरी सियासत गर्मा गई है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की बीती रात हत्या के बाद से ही भारी हलचल जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कई बार के विधायक बाबा सिद्दीकी पर मुंबई के बांद्रा इलाके में कई राउंड फायरिंग की गई। उन्हें तुरंत गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना पर मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी का संबंध हरियाणा जबकि दूसरे का यूपी से है। दोनों आरोपी रविवार शाम मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किए गए, जहां एक आरोपी गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक बंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया गया। दूसरे आरोपी धर्मराज कश्यप की आयु का निर्धारण करने के लिए अदालत ने ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने के बाद उसे फिर से पेश करने का निर्देश दिया। पुलिस को आरोपियों के पास से 28 जिंदा कारतूस मिले हैं। आरोपियों का संबंध किसी अंतर्राष्ट्रीय गैंग से हो सकता है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। फरार आरोपियों की पहचान शिवा और जीशान के रूप में हुई है। घटना के बाद मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। फेसबुक पर एक पोस्ट में वारदात की जिम्मेदारी ली गई। पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हालांकि पोस्ट की प्रामाणिकता या लिखने वाले के संबंध को लेकर कोई पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक टीम मुंबई भेजी है। एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का अंबार लग गया। सभी दलों ने घटना की निंदा की, तो कुछ दल इसको लेकर राजनीति करने का प्रयास करते दिखाई दिए। महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि घटना की तह तक जाने और न्याय के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का भी ऐलान किया। वहीं राज्य सरकार ने विपक्ष से आह्वान किया कि घटना को राजनीतिक रंग न दिया जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है। तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है
फास्टैग के में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी। हालांकि इंडिया गाड़ी इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी करने से बाज नहीं आया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक मौका भांपकर तीनों घटक दलों ने साझा प्रेस वार्ता की। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कानून व्यवस्था महाराष्ट्र की पूरी बर्बाद हो चुकी है और इसका परिणाम है कि सत्ता पक्ष के भी नेता वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, उनकी भी हत्या की जाती है। यहाँ छोटी बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं, महिला सुरक्षित नहीं, और महाराष्ट्र की स्थिति क्या है अब सबको पता चल रहा है। वहीं मृतक बाबा सिद्दीकी के आवास पर उनके समर्थकों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों और जाने माने लोगों का तांता लग गया। मुंबई पुलिस कई राज्यों की पुलिस के साथ तालमेल करके जांच को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी गुनहगार कानून के कटघरे में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। बैठक में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव और सीट बंटवारे सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दूसरे वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। भाजपा ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। हरियाणा में 17 अक्टूबर को लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार का गठन होना है। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन दोनों विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने जहां हरियाणा में जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक लगाई, तो वहीं जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक वोट शेयर भाजपा ने हासिल किया। पीएम गतिशक्ति योजना को लागू हुए आज 3 साल पूरे हो गए हैं। देश के ढांचागत विकास को रफ्तार देने और जमीनी समस्याओं को तकनीक के साथ दूर करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। बीते 3 वर्षों में इस योजना से देश में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर खासा काम हुआ, तो वहीं लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आई है और लाखों लोगों को रोजगार के मौके मिले हैं। पीएम गति शक्ति के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम के पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का औचक भ्रमण किया। पीएम मोदी ने अनुभूति केंद्र में योजना की उपलब्धियों को देखा तो बीते 3 वर्षों में इस योजना के तहत किए गए कामों पर भी खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में पीएम गति शक्ति बड़ा रोल अदा कर रही है। नेशनल मास्टर प्लान के आधार पर देश के ढांचागत विकास को रफ्तार देने के लिए 156 बड़ी कमियों को खोजकर सुधार किया जा रहा है, जिससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी का काम तेजी से हुआ है। 7 बड़े सेक्टर में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करके देश में विश्व स्तरीय न्यू जनरेशन इंफ्रा तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में ODOP अनुभूति केंद्र का भी दौरा किया और वोकल फॉर लोकल के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी खुशी जाहिर की। 3 साल पहले 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का ऐलान किया था। इस योजना के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस मास्टर प्लान की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पीएम गति शक्ति योजना के 3 साल पूरे होने पर जमकर सराहना की। गौरतलब है कि पीएम गति शक्ति योजना देश के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके जरिए देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है, तो कनेक्टिविटी में सुधार करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी 16 करोड़ रुपए का नेशनल मास्टर प्लान है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों के बीच तालमेल स्थापित कर देश में चल रहे सड़क, रेल, तेल और गैस जैसे मंत्रालयों के प्रोजेक्ट्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इससे काम में तेजी आई है और लागत भी कम हुई है। इससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ साथ देश में लाखों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। बांग्लादेश में एक हिंदू स्वतंत्र पत्रकार स्वप्न कुमार भद्र की शनिवार को मैमनसिंह में उनके घर के सामने ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। तालिबान और ISIS अंदाज में हत्यारों ने उनकी कलाई से बाईं हथेली काटकर अलग कर दी।
65 वर्षीय मृतक स्वप्न कुमार भद्र तारकंडा प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि प्रतिमा विसर्जन का कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए और धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय पर प्रतिमा विसर्जन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने घटना के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई सांप्रदायिक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस दौरान काफी पथराव हुआ। हंगामा बहराइच के हरदी और महसी महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुआ। ड्रग्स के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और नशा मुक्त भारत अभियान का असर व्यापक रूप से देखा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली और गुजरात पुलिस की संयुक्त तलाशी अभियान में अंकलेश्वर स्थित अवकार ड्रग्स लिमिटेड से करीब 5,000 करोड़ रुपए की कीमत की 518 किलो ड्रग्स बरामद की गई हैं। इससे पहले 10 अक्टूबर को दिल्ली के रमेश नगर की एक दुकान से लगभग 208 किलो अतिरिक्त कोकेन बरामद हुई थी। इसके अलावा 1 अक्टूबर को दिल्ली के महिपालपुर में तुषार गोयल नाम के एक व्यक्ति के गोदाम पर छापेमारी में 562 किलो कोकेन और 40 किलो हाइड्रोपोनिक मारिजुआना की खेप जब्त की गई थी। इस तरह ड्रग्स के खिलाफ सरकार के अभियान में अक्टूबर महीने में ही अब तक कुल 1,288 किलो कोकेन और 40 किलो हाइड्रोपोनिक मारिजुआना जब्त की जा चुकी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 13,000 करोड़ रुपए है। और अगली खबर का रुख करते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में महीनों बीत जाने के बाद भी जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। भूख हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की अब तबीयत बिगड़ने लगी है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का रोष बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में भाजपा भी ममता सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन लगातार 9वें दिन भी जारी है, लेकिन अब स्थिति गंभीर होती जा रही है। अनशन पर बैठे कुछ डॉक्टरों की हालत ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए सभी स्थानीय विभागों पर आयोजित आमरण अनशन में शामिल हुए। साथ ही भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से स्थिति बिगड़ने से पहले हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उधर 65 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रेनी डॉक्टर अभया को न्याय दिलाने के लिए जारी जूनियर डॉक्टरों के आमरण अनशन को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फाइमा ने भी समर्थन किया है। फाइमा ने देश भर के सभी मेडिकल एसोसिएशन और रेजिडेंट डॉक्टरों से 14 अक्टूबर 2024 से वैकल्पिक सेवाओं का बहिष्कार शुरू करने का आह्वान किया है। इस बीच जूनियर डॉक्टरों ने 10 मांगों को सामने रखा है। ट्रेनी डॉक्टर अभया को फौरन न्याय दिलाने स्वास्थ्य सचिव के इस्तीफे की मांग की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जिम्मेवारी भी सरकार से लेने की मांग की गई है। केंद्रीय रेफरल प्रणाली को तुरंत लागू करने, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के लिए डिजिटल प्रणाली अपनाने, सभी मेडिकल कॉलेज में विशेष टास्क फोर्स, CCTV, ऑन कॉल रूम, बाथरूम हेल्पलाइन नंबर और पैनिक बटन की व्यवस्था, पुख्ता पुलिस सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसके साथ ही थ्रेट कल्चर के लिए जांच समिति का गठन, दोषियों के लिए सजा का प्रावधान और राज्य स्तर पर एक जांच समिति का गठन करने की मांग की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी डॉक्टरों के समर्थन में एक प्रेस रिलीज जारी की है और भाजपा कार्यकर्ताओं से विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। इधर आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने को लेकर दिल्ली एम्स RDA के उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वर्णकर दत्त ने चिंता जाहिर की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर उन्होंने लिखा कि अनुस्तुप मुखर्जी की बेहतरी के लिए दुआ करें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए रेप और मर्डर मामले में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अब एक एक कर उनकी सेहत खराब हो रही है। गौरतलब है कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर 5 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसन्नजीत बख्शी की रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में आरजीकर मामले को लेकर जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने सोमवार को दोपहर 12:30 बजे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ बैठक बुलाई है। ये बैठक राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टरों की तबीयत निरंतर बिगड़ रही है। इस मामले में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 14 अक्टूबर 2024 से राष्ट्रव्यापी वैकल्पिक सेवाओं का बहिष्कार शुरू करने का आह्वान किया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 2 माह पहले महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना को लेकर जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की निंदा की। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भेदभाव का उदाहरण बताया। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में जो भाव व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बात यह सच है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कोई कंसर्न नहीं रखना चाहिए, या मोहन भागवत जी ने या मोदी जी ने जो कंसर्न व्यक्त किया वो गलत था, तो क्या 2003 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी से बांग्लादेशी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा और उनको भारत में नागरिकता देने की बात कही थी, वो गलत थे क्या? आपकी असम की सरकार, तरुण गोगोई की सरकार ने अप्रैल 2014 में और कांग्रेस की असम यूनिट ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो गलत था क्या? और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो आपके पाप की वजह से कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध विभाजन नहीं चाहते थे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों में ही जिन्ना की आत्मा है। पवन खेड़ा जी ने जो बोला है पूरे देश को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। उन्होंने एक प्रकार से जय फिलिस्तीन नारे की वकालत कर दी है। इससे बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों का मन एक है, दोनों में आत्मा जिन्ना की ही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने, अगर ओवैसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जय फिलिस्तीन बोला है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन को लेकर प्रस्ताव है। हमास के हमले के बाद, यह महत्वपूर्ण बात है, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के ट्वीट अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों आपने किया, और हमास के हमले के बाद ही क्यों किया? कांग्रेस की मानसिकता यह है कि एक वर्ग को तो हमास और हिजबुल्लाह तक भी जोड़े रखने में गुरेज नहीं है, जय फिलिस्तीन बोलते रहो। दूसरे से कहो बांग्लादेश में क्या हो रहा छोड़ो, कश्मीर में क्या हो रहा था वो भी छोड़ दो। यानी एक को तोड़ के रखो, दूसरे को जोड़ के रखो। 2022 में कर्नाटक के हुबली में हुए दंगों के मामलों को कांग्रेस की राज्य सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया, जिसके बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर फिर से तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए धर्म विशेष के लोगों को बचाने का आरोप लगाया है, तो कांग्रेस सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। 2022 के हुबली दंगों से जुड़े मामलों को वापस लेने के फैसले पर भाजपा कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर लगातार हमलावर है। मामले को तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा बताते हुए रविवार को हुबली में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को ज्ञापन देने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। पिछले दिनों कर्नाटक सरकार ने हुबली दंगों से जुड़े मामले को वापस ले लिया था। भाजपा ने इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी थी और इसी सिलसिले में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी कार्यकर्ता सीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। केस वापस लेने पर भाजपा कांग्रेस पर मुस्लिमों को खुश करने का आरोप लगा रही है। There are so many Dalit organizational cases and farmer organizations, as well Hindu karyakartas also. Why you are not withdrawn all that cases? Now you violated the constitution, and doing all this means this is called appeasement politics. Case should not be withdrawn like this. This is also organized crime by a cabinet. उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि सरकार के पास कुछ मामले वापस लेने की शक्तियां हैं। गृह मंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की एक उप समिति ने अपने विवेक के अनुसार निर्णय लिया है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। 4 अक्टूबर 2023 में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एडीजी को पत्र लिखकर मामले को वापस लेने और आरोपों पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की थी। अंधेर नगरी चौपट राजा, जिन लोगों ने बाकायदा पुलिस के थाने पर हमला किया था
और पुलिसकर्मियों को बाकायदा इंजर भी किया था, चोट लगाई थी उनके और बहुत ज़्यादा मारपीट की थी। उनको तो आप छोड़ रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा राइटिंग की, दंगे किए, और जो लोग सिर्फ ज्ञापन देने जा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता कि ये गलत किया आप लोगों ने, उनको आप हिरासत में ले रहे हैं। घटना 16 अप्रैल 2022 की है। मौका हनुमान जयंती का था। सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भीड़ संतुष्ट होने के बजाय हिंसक हो गई। हुबली के पुराने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, भीड़ ने पथराव किया, इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचा। भीड़ ने पास के हनुमान मंदिर और अस्पताल को भी निशाना बनाया था, इससे काफी नुकसान हुआ। पूरे घटनाक्रम में 43 मामले दर्ज किए गए। दंगा करने और भड़काने में AIMIM के नेता को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन दोषियों को सजा दिलाने के बजाय सरकार ने मामले को वापस लेकर इंसाफ दिलाने की व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब भाजपा पूछ रही है कि आखिर इस कदम से सरकार समाज को क्या संदेश देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है। ये 5 एकड़ जमीन खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे को कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में हार्डवेयर सेक्टर में दी गई थी। जमीन लौटाने के फैसले को लेकर कर्नाटक के भाजपा प्रवक्ता प्रकाश सैश राघवाचार ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे अभियोजन के डर से बेंगलुरु में आवंटित जमीन वापस कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आवंटित की गई भूमि लौटाना खुद के द्वारा की गई अनियमितता की स्वीकारोक्ति है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहां नगर कोतवाली क्षेत्र के महू अरिया मोहल्ले में ईसाई मिशनरी की तरफ से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए जाने का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में केरल के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोप है कि इनके द्वारा 40 से 50 हिंदू महिलाओं को बंद कमरे में ईसाई धर्म का संदेश दिया जा रहा था। थाना कोतवाली नगर के महुअरिया मोहल्ले में ये सूचना प्राप्त हुई कि ईसाई धर्म के कुछ लोग वहां पर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो प्रकरण सत्य पाया गया, जिससे संबंधित 2 अभियुक्त साल्विन एवं सैनी को अरेस्ट किया गया है, जो कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके वहां के लोगों को धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3, 5 और 1 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि उनको पैसा बांट के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मैंने जब बात की उन लोगों से तो वो लोग उस समय भी उग्र हो गए, तब पुलिस ने आकर उनको समझाया और उन्होंने जाते जाते मुझे धमकी भी दी, अभी तुम बच जाओगे लेकिन तुमको बचने नहीं देंगे। हमारी जो जड़ है ये पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है और हमारी मॉनिटरिंग विदेश से होती है और तुम कहीं के रहोगे तुमको मार डालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की 7 दिन की राजकीय यात्रा के अपने पहले चरण में अल्जीरिया पहुंच गई हैं। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी, साथ ही वो भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगी। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। अल्जीरिया के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिटानिया और मलावी का भी दौरा करेंगी। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की अब तक की पहली यात्रा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से मदरसों और मदरसा बोर्डों को दी जाने वाली सरकारी फंडिंग बंद करने और मदरसा बोर्डों को खत्म करने की सिफारिश की है। आयोग के प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने इस संदर्भ में सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। पत्र में आस्था के संरक्षक या अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे शीर्षक वाली आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। NCPCR ने यह भी
सिफारिश की है कि सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मौलिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में प्रवेश दिया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सिफारिश भी की गई है कि मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिया जाए ताकि उन्हें आरटीई अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय और पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा मिल सके। तबका है मुसलमानों का 85%, उनके बच्चे ही मदरसों में पढ़ते हैं। अंसारी, धोबी, जुलाहा, हलाल खोर, जमादार, इनके बच्चे पढ़ते हैं। अगर अखिलेश यादव और पवन खेड़ा को मदरसों से इतनी मोहब्बत है, औरंगजेब और बाबर के सिलेबस से इतनी मोहब्बत है, तो अपने बच्चों को पढ़ाए मदरसे में। अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे। मुफ्ती की बेटी अंग्रेजी स्कूल पढ़ेगी, उमर अब्दुल्ला का बेटा अंग्रेजी स्कूल पढ़ेगा, पवन खेड़ा और अखिलेश यादव के बच्चे आधुनिक मॉडर्न स्कूल में पढ़ेंगे, और पसमानदा के बच्चे जो है वो सड़ते रहेंगे औरंगजेब और बाबर का सिलेबस पढ़ते हुए। तो मुझे लगता है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भी ये सुझाव दिया था कि मुस्लिम बच्चे जो है 4% गरीबों के बच्चे, उनको जो है मॉडर्न, मैथ्स, साइंस ये सब पढ़ना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लगातार हार पर हार की हताशा और निराशा में खड़गे वैचारिक दिवालियेपन का शिकार होते जा रहे हैं। और आइए सीधा रुख करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश दौरे का। महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत के शिक्षा राज्य मंत्री और उत्तर पूर्वी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, भारत के माननीय सांसद श्री अतुल गर्ग जी और श्री मुकेश कुमार दलाल जी, अल्जीरिया में भारत की राजदूत माननीय डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी जी एवं सभी पधारे हुए गणमान्य व्यक्तियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य, गौरव और सम्मान का विषय है कि हमें माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत और अभिनंदन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। अधिक समय न लेते हुए मैं अल्जीरिया में भारत की राजदूत माननीय डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी जी को स्वागत संबोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर कुलकर्णी।
Thank you, Bhuvanji. Honorable President of India, Her Excellency Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Minister of State, Ministry of Education, Dr. Sukanta Majumdar ji, Honorable Members of Parliament, Shri Atul Garg ji and Shri Mukesh Kumar Dalal ji, senior officials, my colleagues, esteemed members of Indian community, media friends, ladies and gentlemen, warm greetings to all of you. अल्जीरिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। Today, it is a historic day, a very special day in India-Algeria relations. On behalf of the Indian members of the community, it is my great honor and proud moment to welcome our respected Rashtrapati ji on her first ever visit to Algeria. It is our distinct privilege to welcome Honorable Minister of State from Ministry of Education, Shri Majumdar Sahib ji, and to welcome members of Parliament, Shri Garg ji and Dalal Sahib ji. Though geographically distant, India and Algeria are historically close. India supported the Algerian liberation movement against colonialism since its inception. Over the years, mutual trust and shared interests have strengthened this beautiful partnership. Today, Madam, your visit will reiterate our commitment to a vibrant present and a better tomorrow. Much of what our countries have achieved so far would not have been possible without the contributions made by Indian community and by our Algerian counterparts. Though small in number, our community members are dynamic, diligent, and law-abiding. They have worked and excelled in various fields. They have generated jobs and shared the benefits of prosperity with locals. They have become an engine of an economic growth in Algeria. Algeria, in turn, have always respected Indian civilization and Indian way of life. Our people-to-people ties are therefore the foundation of our enduring friendship. I am confident that, Madam, your state visit will cement this immense goodwill for India in Algeria and help open a new era of cooperation between our two countries at all levels. Thank you. धन्यवाद माननीय राजदूत महोदया। अब मैं अत्यंत गर्व और सम्मान के साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करूंगा कि वे कृपया हम सबको संबोधित करें। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय। अल्जीरिया में भारत की राजदूत डॉक्टर स्वाति कुलकर्णी जी, अल्जीरिया में हमारे भारतीय भाई बहन, नमस्कार। आप सभी को शुभ संध्या। मुझे खूबसूरत और ऐतिहासिक अल्जीरिया शहर में आपके बीच उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि भारत से अल्जीरिया की पहली राजकीय यात्रा मेरे द्वारा संपन्न हो रही है। ये भारत अल्जीरिया संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे साथ हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री सुकांत मजूमदार जी और संसद सदस्य श्री अतुल गर्ग और श्री मुकेश कुमार दलाल भी उपस्थित हैं। मैं राष्ट्रपति तेवन और अल्जीरिया की जनता के हार्दिक स्वागत और आतिथ्य के लिए आभारी हूँ। मुझे कल राष्ट्रपति तेवन से मिलने का अवसर मिलेगा, जिसके दौरान मैं भारत और अल्जीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तारित करने पर चर्चा करूंगी, ताकि आप सभी लाभान्वित हो सके।
भाई और बहनों, मैं भारत और अल्जीरिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को याद करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। भारत ने कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध अल्जीरिया के मुक्ति आंदोलन का शुरू से ही समर्थन किया। हमारे नेताओं के अल्जीरिया के नेताओं के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट को अल्जीरिया के मुक्ति संघर्ष के प्रमुख सदस्यों में से एक था। का कार्यकाल 1950 के दशक में अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में भारत में ही स्थित था। जब 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ तो भारत अल्जीरिया का साथ देने के लिए मौजूद था और हमने तुरंत राजनीतिक संबंध स्थापित किए। तब से राजनीतिक संबंधों में कई गुना वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में मेरी यात्रा का विशेष महत्व है। भौगोलिक दूरी के बावजूद हमारे बीच हमेशा मित्रता का घनिष्ठ संबंध रहा। इन दीर्घकालीन संबंधों का एक जीवंत उदाहरण अल्जीरिया के लोगों का भारत के प्रति स्नेह है। ओरान में महात्मा गांधी के नाम पर और अल्जीरिया में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक सड़क का नामकरण भी किया गया है। भारतीय सिनेमा और टीवी सॉप ओपेरा यहाँ लोकप्रिय है और उन्हें अरबी में देखा जाता है। बुजुर्ग अल्जीरियाई लोग 70 और 80 के दशक के दौरान अल्जीरिया में रहने वाले भारतीय डॉक्टर्स और शिक्षकों की आज भी याद करते हैं, ऐसे मुझे बताया गया है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि अल्जीरियाई दुल्हन ने 3 दिनों तक चलने वाले विवाह समारोह के दौरान अपनी पोशाक के रूप में भारतीय साड़ी भी पहनते हैं। मुझे ज्ञात है कि अल्जीरिया में लगभग 4000 भारतीय नागरिक देश भर में स्थित विभिन्न परियोजनाओं और प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। हमारे कई नागरिक तकनीकी रूप से कुशल हैं, जो कठिन परिस्थितियों में दूर दराज के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्र की कई भारतीय कंपनियां अल्जीरिया के में काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा बताया गया है कि आर्कन ने ओरान के पास रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट्स को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। अपनी यात्रा के दौरान मैं साफवरजी पालोनिची द्वारा निर्मित सीदी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जाऊंगी। विजय इलेक्ट्रिकल्स द्वारा निर्मित ट्रांसफार्मर प्लांट के शीघ्र ही चालू होने की उम्मीद है। मुझे बताया गया है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जल्द ही अपने ट्रैक्टर प्रोजेक्ट को पुनः आरंभ करने की उम्मीद कर रही है। ये अल्जीरिया में भारतीय समुदाय द्वारा किए जा रहे अनेक प्रोजेक्ट्स में से कुछ ही है। लार्सन एंड टब्रो राइस लिमिटेड जैसे कंपनियां जो अनेक अफ्रीका देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में लगे हुए हैं। भारतीय लोग भविष्य में अल्जीरिया के साथ साझेदारी के लिए तैयारी है। अल्जीरिया ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत परिश्रमी भारतीय समुदाय एक तरह से भारत के सच्चे राजदूत है। ऐसे तो हम लोगों के राजदूत है, लेकिन आप भी एक राजदूत का ही काम कर रहे हैं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर हमारी प्राचीन भूमि के मूल्यों और संस्कृति को समटे हुए हैं। जब भी आप किसी अल्जीरियाई व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसका परिचय भारत की भावना से करते हैं। आपका संस्कृति, आपके चाल चलन, चेहरा, भावना भारतीयता में भरी हुई है। मित्रों,
इस वर्ष हमारे देश में आम चुनाव संपन्न हुए हैं। लगभग 97 करोड़ मतदाताओं ने इसमें भाग लिया, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था और जिसने इसे अब तक की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया बना दिया है। ये हमारे देश में लोकतंत्र की एक शानदार सफलता भी है। आज भारत वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लगातार 8% की वार्षिक औसत वृद्धि के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। ये गर्व की बात है कि हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और शीघ्र ही शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर अग्रसर है। जैसे जैसे भारत अपनी अमृतकाल यात्रा पर आगे बढ़ेगा, वो साउथ साउथ कोऑपरेशन की भावना के साथ अल्जीरिया जैसे अपने निकट सहयोगियों के साथ आगे बढ़ना जारी रखेगा। मित्रों, भारत सरकार और भारतीय समाज ने विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने में भारतीय समुदाय के योगदान को हमेशा महत्व दिया है और उसकी सराहना भी करती है। अल्जीरिया में रहने वाले भारतीय समुदाय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों तथा सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाने के लिए एक सेतु की भूमिका निभाता है। 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों से हम आशाओं और आकांक्षाओं की एक नई यात्रा पर निकल पड़े हैं। जैसे जैसे भारत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, अल्जीरिया और विदेशों में उपस्थित हमारे भारतीय समुदाय ने का सद्भावना और समर्थन और भी तेजी से बढ़ रहा है। Friends, the Government of India and the Indian society have always valued and appreciated the contribution of the Indian community in enhancing India's position, prestige, and standing abroad. The Indian community in Algeria is a bridge taking forward India's interests and soft power. With the collective efforts of 1.4 billion Indians, we embark on a new journey of hopes and aspirations. While India is moving ahead on the path of development at the rapid pace, the goodwill and support of our Indian community in Algeria and abroad cannot be overemphasized. I do hope that you will continue with your good work and make us proud of your accomplishments for the betterment of India-Algeria relations. I wish you success and prosperity in the years ahead in all your endeavors. मुझे विश्वास है कि भारत का परिवर्तनकारी विकास और अल्जीरिया का प्राकृतिक सामर्थ्य हमारे संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया जी। आपने विश्व में भारत की बढ़ती प्रगति, प्रतिष्ठा और सम्मान तथा भारत अल्जीरिया के मजबूत होते संबंधों पर हमारा मार्गदर्शन किया। अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया के साथ ग्रुप फोटो सेशन करेंगे। दाहिनी तरफ से जो 2 पंक्तियां हैं, वहां पर बैठे अतिथिगण से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच के दाईं तरफ से बारी बारी से आएं और मंच पर हमारे अतिथि ये ग्रुप फोटो करेंगे सर। इसके बाद अगले जो 2 पंक्तियां हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अपनी बारी के लिए कृपया मंच के पास आ जाएं और हमारे दूतावास के 2 अधिकारियों से मेरा
अनुरोध है कि कृपया यहाँ आकर अतिथियों को मंच पर आने में मदद करें और इस तरफ से उतरने में मदद करें। अगली 2 पंक्तियां दाहिनी तरफ से, कृपया आप अपने स्थान से उठकर मंच के दाहिनी तरफ आने का कष्ट करें। अब कृपया बाईं तरफ से जाते हुए किनारे से आप पीछे जाकर अपनी सीट पर चले जाएं। अगली 2 पंक्तियां दाहिनी तरफ से जो हमारे मेहमान बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया अगले ग्रुप के लिए तैयारी करते हुए मंच के दाहिनी तरफ आकर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। तो अल्जीरिया से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का प्रसारण आप सुन रहे थे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और अल्जीरिया के मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देश और दोनों देशों के जो नागरिक हैं वो एक दूसरे के बीच सेतु का काम करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया में रह रहे भारतीयों के लिए कहा कि वो एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृति का जिक्र करते हुए बताया कि भारत और अल्जीरिया की संस्कृति में भी एक तरीके का जुड़ाव है। और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में बताया कि भारत लगातार विकास के पथ पर आगे चल रहा है और ऐसे में अल्जीरिया की ये जो उनकी यात्रा है वो उसमें उन्होंने जिक्र करते हुए बताया कि भारत और अल्जीरिया के संबंध ऐतिहासिक है। आपको बता दें कि ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है अल्जीरिया की। और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि भारत ने हमेशा से ही उपनिवेशवाद का विरोध किया है। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि भौगोलिक दूरी के बावजूद भारत और अल्जीरिया की जो संबंध हैं वो बेहतर हैं, उनकी संस्कृति जो है वो बेहतर है। 4000 भारत के लोग अल्जीरिया में रहते हैं, वो भारत और अल्जीरिया के बीच में सेतु का काम करते हैं। भारत के कई सारे लोग जो है वो अल्जीरिया के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अल्जीरिया यात्रा की झलक हमने आपको इसके जरिए दिखाई। और इसी के साथ आप रुख करेंगे कुछ और खबरों का। पश्चिम बंगाल में दुर्गा माता के पंडाल में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। हावड़ा ग्रामीण पुलिस जिले के श्यामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में उपद्रवियों का एक समूह उग्र हो गया और दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने श्यामपुर बाजार व्यवसायी समिति पूजा पंडाल में मूर्तियों को आग लगा दी और अन्य पंडालों में भी तोड़फोड़ की। उनमें से कुछ लोगों ने विसर्जन घाट पर पथराव भी किया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी साझा की और पश्चिम बंगाल पुलिस से उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। झारखंड के गढ़वा जिले के मतगाड़ी गांव में दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ग्रामीण जिस मार्ग से जाकर प्रतिमा विसर्जन करना चाहते थे वहां दूसरे समुदाय के लोगों ने रोक लगा दी थी। इस पर ग्रामीण विवादित स्थल से ही प्रतिमा विसर्जन की मांग करने लगे, लेकिन प्रशासन ने इस मार्ग से विसर्जन की अनुमति नहीं दी। इससे नाराज ग्रामीणों ने डीएसपी राहुल बड़ई के पूजा पंडाल पहुंचने पर उनके खिलाफ नारेबाजी की और उग्र भीड़ ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें एक ग्रामीण घायल हो गया। फिलहाल
ग्रामीणों ने पुलिस के कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटनास्थल पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से फायरिंग भी की गई। भाजपा के जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो ने बताया कि पुलिस की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें एक लड़का घायल हो गया। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई। दिल्ली में रामकृष्ण मिशन द्वारा दशमी के पावन अवसर पर मां दुर्गा का सिंदूर खेला और प्रतिमा बरण का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न किया गया। भक्तजनों ने मां दुर्गा की प्रतिमा के चरणों में पुष्प अर्पित किए और उनका आशीर्वाद लिया। यह दिन विशेष रूप से मां दुर्गा की विदाई का होता है, जिसे बंगाली परंपरा में सिंदूर खेला और प्रतिमा विसर्जन के साथ मनाया जाता है। महापर्व है और आज मां का विसर्जन की विदाई, साथ ही साथ सिंदूर खेले का भी रस्म की रही है। और ये सारी जो दीदियां माएँ हमारे साथ में हैं, वो खुशी से मां को विदा कर रही हैं कि अगले 6 महीने तक मां हमें इंतजार कराएगी और 6 महीने बाद फिर आएंगी। क्या कहना चाहिए? बोलो बोलो दुर्गा माई की जय। देखिए, दुर्गा माई की जय। यहाँ मेरे साथ दीदी भी है। दीदी, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी फील कर रही हूँ मैं। 5 दिन इधर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक थी। मैं मन अच्छी नहीं लगती, बुरा लगती है जब माँ के विदाई कर रहा है। विदाई किसी की भी, और कहते हैं ना, बेटी की शादी में मजे आते हैं, लेकिन जब विदाई का आता है तो बहुत रोना होता है। तो विदाई के पर्व पर आप हैं। बहुत दुख होता है विदाई के समय। हम लोग पूरा दिन भर यही थे ना, तो और बहुत बुरा लग रहा है। तो माँ चले जाएंगे, फिर 1 साल बाद आएंगे। और अब एक बार फिर सुना करके, ये अब तक समय का पता नहीं चल रहा था, कब सुबह कब शाम, एकदम से। आप तो बेंगलोर से आए? जी, मैं बैंगलोर से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये फेस्टिवल में। अब जब विदाई होगी तब मुझे भी रोना आ रहा है। बेटी की विदाई में जैसे रोते हैं। एक्चुअली मैं माँ की बेलपत्ता के जो माला है ना, माँ की गला में है, वो सुबह बैठे दोपहर तक मैं बनाती हूँ। तो मेरा मन करती है माँ पहनने के बाद मेरा जन्म खुश हो जाएगी। ऐसे हमारे आप बता रही हैं और मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं कि अब जब माँ चली जाएगी तो एकदम ऐसा लगेगा कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, हमारे पास ही है। वो हमारे अंदर रहेंगे। अभी वो बाहर खाली मूर्ति जाएगा, अंदर वो हमारे अंदर आके बैठे ना। अपने धाम वापस जा रही है, उन्हें भी तो घर की जरूरत है। बच्चे माँ को याद कर रहे हैं। अब इन बच्चों को छोड़ के माँ अपने धाम वापस। दुर्गा माई की जय। यहाँ सभी के चेहरे पर खुशी है, लेकिन आंखों में आंसू हैं, और वो सिर्फ माँ के जाने का। माँ अपने धाम वापस जा रही हैं। यहाँ पर सभी को खुशियाँ और समृद्धि देने के साथ 1 साल का इंतजार देकर माँ जा रही हैं, और सभी इस उम्मीद में है कि अगली बार माँ जल्दी आए। ये कहते हुए सिंदूर खेले की रस्म हो रही है और सब दिल से माँ का जयकारा लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से संबंधित पहले का आदेश निरस्त हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन हटाने के आधिकारिक आदेश से केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने और क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद लगाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के तहत राष्ट्रपति शासन का आदेश जारी किया था। ये कदम जून 2018 में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के गिरने के बाद उठाया गया था, जब भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। दिल्ली के न्यू मोतीबाग में मानस्विनी लेडीज क्लब ने एक खास तरह के दीपोत्सव मेले का आयोजन किया। इस मेले की खास बात यह थी कि इसमें फूड और अन्य स्टॉल दिव्यांगजनों द्वारा लगाए गए थे और साथ ही इसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी मनस्विनी लेडीज क्लब ने न्यू मोतीबाग में मेला आयोजन किया है और इस बार इस मेले का नाम है दीपोत्सव मेला। क्या कुछ खास है इस मेले में और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, आइए चलिए मेरे साथ। दिल्ली स्थित न्यू मोतीबाग में मनस्विनी लेडीज क्लब ने दीपोत्सव मेला का आयोजन किया। ये मेला सभी के लिए बहुत खास रहा।
ये एक ऐसा अद्भुत मेला था जो आपकी सोच से परे साबित हुआ। इस मेले में सभी के मन में दीप जलाने की कोशिश की गई। ऐसे कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई जो सभी के लिए एक मिसाल बन गए। रामायण हमारे स्पेशल आर्टिस्ट, दिव्यांग आर्टिस्ट के द्वारा, उन्होंने तो हमारे दांत तले हमारी उंगली ही थी। उनका जो प्रोग्राम था, जिस तरह उन्होंने दिखाया, पूरी रामायण को दर्शाया, एक वो अद्भुत दृश्य था। दीपोत्सव मेले में इस बार 100 से ज्यादा लोगों ने अपना स्टॉल लगाया, जिसमें सीआरपीएफ महिला संगठन, बीएसएफ महिला संगठन, पुलिस महिला संगठन आदि ने अपना स्टॉल लगाकर अनगिनत महिलाओं को व्यापारिक तौर पर भी मजबूत किया। इस 2 दिवसीय दीपोत्सव मेले में आपको खरीदारी करने का भी अच्छा मौका मिला। विभिन्न प्रकारों की दुकानों पर परिधान, आभूषण, घरेलू सामान, हस्तशिल्प और दीपावली पर अपने दोस्तों और परिवार के लिए लोगों ने कई उपहार भी खरीदे। खरीदारी के साथ साथ खाने को लेकर के भी ये मेला बेहद खास रहा। इसमें तरह तरह के व्यंजन लोगों को खाने के लिए मिले। गोलगप्पे, छोले कुलचे, आइस टी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, सभी प्रकार के भोजन का लोगों ने इस मेले में आनंद उठाया। दीपोत्सव मेले में न सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक भोजन से भारत की संस्कृति को देखने मिला, साथ ही संदेश भी दिया कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस आप में करने की चाहत होनी चाहिए। इस मेले को देखने के बाद एक बात तो तय है कि इस मेले का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाना है। साथ ही जितने भी लोग हैं उन सभी को साथ में लेकर त्योहार की खुशी मनाना है। 2024 दीपोत्सव मेला सभी के लिए एक अद्वितीय अनुभव साबित हुआ है, जिसमें हर किसी को कुछ न कुछ नया और आश्चर्यचकित देखने को मिला। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए एक बार फिर रुक करते हैं बड़ी सुर्खियों का। पीएम गति शक्ति योजना के 3 साल प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में अनुभूति केंद्र का किया औचक दौरा। योजना के तहत देश भर में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सराहना की। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मिल रही है मदद। मुंबई की बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस की धरपकड़ जारी। 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया एक आरोपी, दूसरे की उम्र पर सस्पेंस। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई। बेनकाब हुई किसानों के विरोध के पीछे की साजिश। बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कबूलनामा। कांग्रेस के लिए चुनावी माहौल बनाना था किसान आंदोलन का मकसद। भाजपा ने कहा, अराजकता फैलाना था आंदोलन जीवियों का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बैठक खत्म। उपचुनाव वाली 10 सीटों के उम्मीदवारों, चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ समेत दूसरे बड़े नेताओं ने बैठक में लिया हिस्सा। फिर सामने आई बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की भयावह तस्वीर। स्वतंत्र पत्रकार स्पन कुमार भद्र की सरेआम पीट कर हत्या किए जाने से सनसनी। स्थानीय कट्टरपंथी समूह पर आरोप। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।